दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा। हमने तुम दिया आप गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा कल याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर अब ये सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और आगे से सुनिएगा कि ख्वाब को देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फसाने पुराने से डर जाएंगे, अब के साइयों से गुजर जाएंगे। मुझे लगता है कि लेकिन आपको बताया कि अपने आप को कोई देखा है अच्छा लगा। और इस गाँव में ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि फ्यूचर को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है 2 लाख आदमी से करनी चाहिए। दो बहस जुटाई है जिसमें एक सेमिनार विषय और उसका टॉपिक रहता है सामाजिक न्याय और उसमें शिक्षा की भूमिका, उसकी दुश्वारियां। हालांकि आज सामाजिक न्याय का विषय है, लेकिन जो सामने आप लोग बैठे हैं आपके साथ पिछले 3-4 घंटे से अन्याय हुआ है। उधर जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, और क्योंकि आज जिस हॉल का उद्घाटन होना है तो गर्ल्स ब्लॉक के लिए बना है सर सैयद हॉल, तो हम इस हॉल के जरिए अजीम शख्सियत को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में खासतौर से अकीदतों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के जो दरवाजे खोले, जो रास्ते खोले, जो अपने आप में आने वाली सदियों तक याद रखे जाएंगे, ऐसे सर सैयद साहब को हम सारे लोग खराज अकीदत भी पेश करते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा पहुंचा तो हम सबके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं कि हम किसी कमेटी का मेंबर बन जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन मेरे सामने जब ऑप्शन आया तो मैंने कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर बनना पसंद करूंगा। और
मैं उसके लिए इलेक्शन लड़ा, जो राज्यसभा के एमपीज जिसको वोट देते हैं, और राज्यसभा की तारीख में सबसे ज्यादा वोट हासिल करके मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर बना। मुझे मेरी खुशी है कि इदारे से मेरा भी जुड़ाव है। हालांकि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के लिए आपकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। आप किस संस्थान से कहां से पढ़ के आए हैं, हमको बोलने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई हम सारे लोग लड़ रहे हैं। ये गाजीपुर है, कांग्रेस पार्टी के एक वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की सरजमीन है। ये इस सरजमीन से निस्बत है ब्रिगेडियर उस्मान साहब की, इस सरजमीन से निस्बत है बी अब्दुल हमीद साहब की, इस सरजमीन से निस्बत है राम विक्रम पांडे जी की, इस सरजमीन से निस्बत है खामोश गाजीपुरी की, इस सरजमीन से निस्बत है शिवपूजन राय जी की। और क्योंकि मैं अदब की दुनिया से आता हूं, तो इस सरजमीन का नाम लेकर के जिस शख्स ने पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया, उस शख्स का नाम इब्राहिम मासूद रजा था। तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत सरजमीन पर खड़ा हूं, और अच्छी बात यह है कि हम गर्ल्स ब्लॉक के हॉल का उद्घाटन करने के लिए और जिस विषय पर बात करने के लिए खड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंटर कॉलेज में आज जो प्रोग्राम किया है, उसमें मर्दों के लिए, लड़कों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की है और खवातीन को, बेटियों को ऊपर बिठाया हुआ है। ये एक बदलते हुए हिंदुस्तान का सबूत भी है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां इसी तरह से आगे बढ़े। कभी किसी ने शेर कहा था कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है, महकता रहता है घर का जवान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं आज सोच के आया था कि मैं शायद बन के आप भाई पे नहीं खड़ा होगा, सिर्फ सियासत ना बन खड़ा होगा, बात करूंगा आपसे एक मुकर्रर की हैसियत से। लेकिन पिछले 3 घंटे में मुझको मेरी इतनी नज़में सुनवाई है प्रिंसिपल साहब ने, मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि सेमिनार में नहीं बल्कि किसी मुशायरे में बैठा हुआ हूं। और फिर प्रिंसिपल साहब ने भी इतने शेर सुनाए माशाअल्लाह, ऐसा लगा कि प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब ने बल्कि मुशायरे का कोई शानदार सा नाज़िम माइक पर खड़ा है और उनके हाफिज़े की दाद देता हूं, उनके इंतकाम की दाद देता हूं। तो बड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करूंगा, बीच में बच्चों के समझने जैसी बातें भी करूंगा। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसका जिक्र भी ओम शंकर जी ने किया कि जहां जहां बुलडोजर चल रहा है वो अन्याय है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 1 2 3 हेलो चेक। अलग अलग तरह से अन्याय हो रहा है और ऐसे में सामाजिक न्याय की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनक होती है। कुछ का कहने से भी छिन जाता है जाने सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। गाजीपुर वालों, आप सैनिकों की सरजमीन के लोग हैं, आप बहादुर सरजमीन के लोग हैं। इस मिट्टी में पैदा हुआ एक एक बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए जान देने की हिम्मत रखता है। मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के सोशल जस्टिस के लिए बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और एक कॉलेज में खड़ा हूँ। इसलिए मैं तालीम की अहमियत पर बात करूंगा, तालीम की सच्चाई पर बात करूंगा। मेरी नई नस्लें यहाँ पर बैठी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मैं पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बैठा हूँ। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 1 2 3 हेलो। जब मुझे राज्यसभा में पहली बार लफ्ज बोलने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो मैं जानते हैं मैंने किस विषय को चुना, किस टॉपिक पर बोलना पसंद किया।
मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के खिलाफ बोला, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बरसाई गई लाठियों के खिलाफ बोला, मैंने जेबी से गायब हुए नजीब की मां के आंसुओं को आवाज दी। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले जब अपनी जबान खोली बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने तालीम और तालीमी इदारों के बारे में बात की। आप समझ सकते हैं कि मेरी फिक्र क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं बहुत दिल से हमें एक बात का एहतराम करता हूं कि आज जिस जुल्म के आप शिकार हैं, उस जुल्म में बहुत बड़ा हाथ आपके अशिक्षित होने का है। आप पढ़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि कोई एक रहनुमा आएगा, कोई एक हीरो आएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। खुद लड़ना है इस लड़ाई को, और इस मुश्किल दौर में जब आप इस लड़ाई को लड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी महफिल में खड़े हो, बैठे हो, सुन रहे हो तकरीरें, और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली बातें ही सुनाई जाए तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो रहा है। कुछ ऐसी बातें भी बोली जानी चाहिए जिससे माइक थोड़ा बेहतर करके, जबकि आकर हम बोलने लगते हैं चाहे पार्लियामेंट में चाहे यहाँ, माइक जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं इसलिए जिंदा होकर बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा होकर बोल रहा हूँ। दुनिया किसी बूढ़े की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना है। इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर के तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा और तकरीर की शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए। ये वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। न कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इतना से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इतना से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। देखना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमाम साहब आप सिर्फ प्रणाम करके नहीं है, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैदान में जाके पीते हैं, हम जहाँ पीते हैं मैदाना बना लेते हैं।
हिंदुस्तान है। हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने खेल कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं। क्या करूं, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा सर ऐसा समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं और यहाँ बैठे हुए बच्चों से मैं बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की। हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोली नहीं आती। मैं यहाँ एतराफ कर रहा हूँ उसका, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां और भी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब के घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के, उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना, वो हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो आंखें चुनिया गई। ऐसा लगा कि मैं तो गांव से आया हूं, मैं यहाँ एडजस्ट ही नहीं होता। उस समय हम पैंट के साथ शर्ट नहीं पहनते थे, बुशर्ट पहनते थे जो लंबी होती थी, कुछ रुपए मीटर कपड़ा जिसका आता था। उस लिबास में यूनिवर्सिटी में जाकर के जब देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अंग्रेजी बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, पूरा ऑक्सफोर्ड, तो हमें लगा इस दुनिया में तो हमारी जगह ही नहीं बनती है। लेकिन खुद पर भरोसा रखिए तो खुदा नए रास्ते खोलता है आपके लिए। वहां एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है, मुझे उस हुनर को तराशना है। और बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानिए। अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता आईएएस बनाना चाहते तो न वो कभी आईएएस बन पाते, न सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर शाहरुख खान को उनके वालिद क्रिकेट खेलवाना चाहते तो न वो कभी शाहरुख खान बन पाते, न क्रिकेट खेल पाते। अगर इमरान प्रताप गढ़ी के वालिद जैसी जिद कर रहे थे कि डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी करना है, अगर मैं उस कोशिश में लगा होता तो शायद न तो आईएएस बन पाता और न ही आज नंबर आप पाते हैं के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा होगा। इसलिए अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए। और मुझे अपने भाइयों से बहनों से भी ये कहना है कि खुदा हर इंसान को, हर बच्चे को एक हुनर देता है, उसे पहचान लो, उसे तलाश लो, तो पूरी दुनिया में वही तुम्हारी पहचान का सबब बन जाएगा। अगर नहीं पहचानोगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट, वो हुनर भर जाता है। जिसकी फील्ड में, ये तो वायरल होने का जमाना है, आपका एक वीडियो वायरल होता है और बड़े बड़े घटना से घर में बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली जाती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का इलाज करता था, वही पेट के दर्द का इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का इलाज करता था। लेकिन आज हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और ये जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल में इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब अमीरों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं?
तब मैंने उनसे बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा, क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि जीना कैसे है, इस समाज में बने कैसे रहना है। आपके खिलाफ जो सरकारी साजिशें हैं, समाजी साजिशें हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है और वो ये किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर का डंडा लेकर भैंस चलाने वाला आम मुसलमान भी मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, मैं बड़ी माफी के साथ यहाँ लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्योंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें एमए इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा, पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे आईएएस कराऊं, इसे सीपीएमटी में ले जाऊं, पीएमटी कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत को देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए, 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सके। उन बच्चों को अडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक जब ये कहा जाता है कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक सरखेज मायूसी। गाजीपुर के हजरत नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को, कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक सरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक सरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो न हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों है? मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई, उसे कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया, सांप उसका पीछा ही न छोड़े, जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निकलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निकल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। उसने कहा ये बताइए आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूँ? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निकलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निकलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों की आंखों में चुभते भी बहुत ज्यादा है। ये हदौर में होता रहा है।
दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें किनारे पर रही और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मसला और शेर सुनाता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा। ये आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और करते करते जाइएगा और आपकी तन्हाई में जब सुकून से बैठेगा तो सोचेगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा से बात कही है। ये आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है? हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे में नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में, बस समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं। ये आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। अरे बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं इस एक पन्ने पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं शेर पर। ये मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे
पास तो कुरान कहाँ चूक हुई है, तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार 2 ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप इसमें 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। गर्मी बहुत, मैं भी पसीने से सराबोर हूँ। रमेश सोच का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना छूट जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत से बैठे हैं, हम भी आपकी मोहब्बत में हम खड़े हैं। मेरे गाना में रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। गाजीपुर का आदमी टीम से सारे नजर आते हैं। एक माला पहनाने आता है, माइक पर मेरे आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वेटनर्स की फरमाइश लेके आते हैं। माला पहनाते और कहते हैं माला हमने पहनाई है, इसके एवज में आपको एक चीज करनी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब भाई, अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के सरसों के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उससे कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है, फिर अपना 500 खर्च के दे दिया। ये अपना गाजीपुर को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार पूरा आगे बढ़ाएं। और मेरा मानना, लेकिन हमेशा इस बात को मानता हूँ, ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इसमें बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। तो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर है। मैं बताता हूँ क्यों। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पल्ले होते हैं, यहाँ भी 2 है, एक स्टेज है और एक सामने ऑडियंस है, लोग हैं, आवाम। लेकिन मेरा हमेशा मानना कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। मैं बहुत बार किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूँ, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना। लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें या उनकी नज़्में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़्में सुनाई मदरसे की और नात किला की, और दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहाँ मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहाँ मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूँ, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो, और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि
पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम कर जाएगा तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहाँ खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूँ, ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, इस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूं, एक दिन में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों के बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान जो सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, जो जुल्म और सितम की इंतहा दीवार लिखी जा रही है, उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। आखिर में थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक कदम पहले सुनाऊंगा, उसके बाद ये जख्म पर जख्म उठा के निकले हैं। जो कहते हैं राम बदल तो नहीं है सियासत में जाने के बाद, लिहाजा धर्म तो नहीं कर दिया। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन में पिछले, इससे पहले वाले सेशन में जब सस्पेंड किया गया तो बाहर निकला, तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। जैसे ही पार्लियामेंट की चौखट से बाहर आया, उन्होंने कहा इमरान साहब सारे लोग सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये तो दंगा है, दंगा लेके आ रहा हूँ, सस्पेंड हुआ तो कौन सा, मायूस होकर निकला हूं। तब मैंने एक नज्म कही, जख्म पर जख्म उठा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है, जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। ये जख्म पर जख्म उठा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले, हक लगा के निकले हैं। थकेगा मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। जख्म पे जख्म उठा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। शायद इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले
निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी नंबर पढ़ना इस शब्द का कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सलाम करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो दिल मिला के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 50 मिसरे ये भी पढ़ता हूँ। ये देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना। ये देखना इंकलाब आएगा, सब छोड़, शिक्षा पे का कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिए। ये देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी जरा उनका दिन भी खराब आएगा। बार-बार एक नज़्म के लिए बादशाह राही साहब और हमारे जो नाज़िम है वो कह रहे हैं फलस्तीन वाली नज़्म सुना दीजिए। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारत तो ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। संपूर्ण विश्व हमारा घर है, संपूर्ण वसुधा हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व की जो धरा है वो हमारा परिवार है। ऐसे मैंने एक नज़्म सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे सामाजिक न्याय के विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। एक नज़्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ और पूरी दुनिया में बहुत दर्द के साथ सुनी जा रही है। मुझे खुशी है कि चाहे यूएनओ हो या फिर अंतरराष्ट्रीय कोई भी मंच हो, भारत की सरकार यहाँ पे नेता कोई भी बात करे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी हमारी सरकार खड़ी होती है तो वो पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करती है। इस बात के लिए जोरदार ताली बजाई जाती है। आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से जो भारत और फलस्तीन के रिश्ते शुरू हुए थे, वो रिश्ते बड़े पुराने हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति हर मजलूम राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू की थी, उसे आगे ले जाने की जरूरत है। कुछ हद तक ये सरकार भी उसका समर्थन करती है, उसी नीति पे चलती है।
मैं नज़्म पढ़ता हूँ फलस्तीन का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के सामने। मैं जब भी किसी दर्द को आवाज देना चाहता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आता है। दुआ की शक्ल में मेरा दिल करता है कि मैं हाथ उठाऊं उसकी बारगाह में जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया का मालिक है। और जब मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज़्म याद आती है जो पूरी दुनिया में मकबूल है कि जब पे आती है दुआ बन के तमन्ना हुई। मैं इस एक विषय को उठाता हूँ और एक मुकम्मल नज़्म आपको सुनाता हूँ। आपकी आंखों में वो तमाम मंजर कैसे जाएंगे। इधर जो बैठे हैं सब थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी संगीत चाहिए। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तो आज ये फरियाद खुदाया मेरी, पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अफकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर लाल के हालात को बेहतर कर दे, तमन्ना मेरी। जहां जहां गया मैंने इस नस्ल को पढ़ा, क्योंकि मैं खुद इस नस्ल को कहते हुए बहुत रोया, मेरे साथ लोग गुनगुनाने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मिसरे की हद ये है कि आखिरी तक तो आपका अगर मिसरा याद है तो किसी शायर के लिए इससे बड़ी कमाल की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ अगला बंद इस नस्ल का। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सराएं सुन ले ऐ खुदा, इब्ने अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता है इसका लिखा, ये मुझे बच्चों के भी ख्वाब हुआ हैं, तो मुझे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे तीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे तीर जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से वो वीरों को कंकर कौन कहता है कि, जो भारत का पैगाम है, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में गाजीपुर वालों आपसे बस इतना कह रहा हूं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है उस महत्व को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 विषय मेरे घर लेकर के जाइए। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो दीवाने भले तुम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेके पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेके पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े, इसलिए मत पढ़ो नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। तबका है ना तो इस बात पर खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो गई है। नहीं, डरना बंद करो। पूरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाता है। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता, ये बात समझना डराने से डर जाएंगे। की सरजमीन पे खड़ा हूं मैं, ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं मैं, राममुक्ता पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये विषय पढ़ के जाता हूं, ये मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई कभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने आ रहे हैं। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का। एक स्टेज पर चाय नहीं पिलाई तो चलो काम तो ठीक ही किया। चाय वाला कोई मसला नहीं रहता। मैं तो आपका एक काम करता हूँ विश्वविद्यालय भाई, राजनीतिक आदमी लोग इस तरह की टिप्पणियां में जरूरी है। मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को
चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे बेटा के किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके। समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का बाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैदल टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर वो आपको पुकारता हूँ और ये मुद्दे करता हूँ, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूँ। ये मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मैं वोट लेने गया तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, बुलाकर मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो बहुत चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहाँ संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। तो उस मिट्टी से आया हूँ, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूँ और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूँ। लेकिन महिला सशक्तिकरण में बात हो रही तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने कहा यह नारे से खुद जनते रमनते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का खुद क्रॉप का सुना तो भाजपा के नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद बोले इमरान संस्कृत का श्लोक सुना रहे। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूँ। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद रही है तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खासतौर से युवा साथियों, अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो, हुकूमतों से कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपके सारी हदों से गुजर जाएंगे। के लिए गाजीपुर की आवाम के लिए मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब कैसी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, याद रखिएगा, ये मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आए से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, क्या बात है। हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। देता हूँ तालियां रोक पाएगा रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा।
चालू कर देते हैं कि हमने तुम दिया आप गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा कल याद रह जाऊं, इन विषयों से आपको याद रह जाऊं। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतरना, हम ये सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और दूसरा सुनिएगा कि ख्वाब को देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू मसाले पुराने से डर जाएंगे, अब के सारियों से गुजर जाएंगे। आपने के आंखों में कहाँ तक गुजरता चलूं, ये मुमकिन नहीं है कि करता चलूं, आंखों में कहाँ तक, आंखों में कहाँ तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं के मुकर अब ये सारी हवाओं से गुजर जाएंगे। वालिद हसन साहब, खालिद अमीर साहब और पूरी इंतजामिया कमेटी और खास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक इवेंट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इस तरह से जिसमें सियासत के भी रंग हो, अदब के भी रंग हो और कल्चरल प्रोग्राम भी हो, उसे संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन खालिद अमीर साहब को मुबारकबाद दे, ये मुझे बुला के नहीं लाए, मुझे पकड़ के लाए। मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, होता है पकड़ के बुलाना। मैं लंदन था और दिन में 3 फोन इनके इस बात के आते थे कि आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, आप देर न कर दें, फ्लाइट डिले ना हो जाए। मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह कुर्बाना से एक जज्बाती रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट जो बैठे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ,
तो अपना बजट यहाँ कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो एक साल का पूरा 5 करोड़ इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब नहीं करता हूँ कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम यहाँ के लिए फंड नहीं दे सकती, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फंड दे सकता हूँ। लेकिन ऐसे कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे साथ हम उनके कहीं काम आ जाते हैं, हम उनसे कोई काम नहीं लेंगे। तो आप आइए, जिस तरह से एक हॉल यहाँ पे आपने बनाया है गर्ल्स ब्लॉक के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं खुद बलेगा दे पाऊं, लेकिन फकीर सबके लिए इंतजाम करते हैं। एक ऐसा फंड, एक ऐसी रकम जिससे यहाँ पे कोई हॉल बन सके, कोई लाइब्रेरी बन सके, मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूँ। और दुआ करिए, जैसा उमर साहब कह रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा हो के मुल्क के सियासी हालात करवट लेगी, तो आपकी दुआ है तो आपका ये भाई इस पोजीशन में भी होगा कि इस कॉलेज को बहुत बड़ा ऐसा होगा, जरूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और उस दिन एमएच इंटर कॉलेज में आके मैंने जो वादा किया है, आप खड़े होकर के आपसे गुफ्तगू की है, उसके लिए आप आइएगा, मुझे याद दिलाइएगा, इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और आप सब साथियों से गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि शायद वो पढ़ना चाहता हो और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। बेसिक स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटियां बहुत है, बेसिक स्कूल की जरूरत है। बेसिक स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करिए। और इमरान प्रताप वही आपकी दुआओं की वजह से देश की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने 3-4 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये आदमी वो आदमी है जिसके साथ इस देश की सियासत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भरोसा आपने जता रखा है उस भरोसे को मजबूत रखिएगा। और बदल में जो भी लम्हे है तेरी अमानत है, जहां जहां वो जरूरत वसूल करेगा। मैं इमरान प्रताप गढ़ी हूं तो आपकी दुआओं के सदके में हूं, वरना मुझमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाकर के आपकी खिदमत कर पाता। आपकी दुआओं ने बड़ा बनाया है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जब भी मुझे आवाज देगा, मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ आऊंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।